एक्सरसाइज 10.4 करते हैं बच्चों आज अपने। एक्सरसाइज 10.4 के अंदर हमारे पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल सीखा था हमने बेसिक कंसेप्ट में। आज थोड़ा सा और देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट या कहते हैं बच्चों हम इसे सदिश गुणनफल। क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल। सामने देखिए, सदिश गुणनफल। ए वेक्टर इक्वल है बच्चों A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। बी वेक्टर है बच्चों हमारे पास B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा बच्चों वो होगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। इसमें साइन थीटा आता है बच्चों। क्या आता है, साइन थीटा। ठीक है, और इसके साथ एन कैप भी लगाया जाता है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। एन कैप का मतलब है नॉर्मल वेक्टर। अब ध्यान से सुनो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है। जैसे ये सरफेस है ना, इस सरफेस के अंदर दो वेक्टर बनाए मैंने। एक ही सरफेस के अंदर दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर आ गया और ये बी वेक्टर आ गया। तो इस सरफेस के लंबवत इन दोनों सदिशों पे ये जो वेक्टर ना, ये जो मेरा पेन दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला, ये जो वेक्टर है ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर। अगली बात समझ, जब भी वो कहेगा कि आपके पास दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनकी लंबवत दिशा के अंदर वेक्टर निकालो तो आपको ए क्रॉस बी ही निकालना होगा। अगली बात समझ, इनके बीच का एंगल आपको जो भी देगा उसका साइन थीटा आ जाएगा। इसके साथ ये एन कैप भी लगाया जाता है। एन कैप का मतलब होता है नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्रॉस बी फाइंड करने के लिए बच्चों एक तो ये तरीका है कि इनके मॉडुलस गिवन हो, थीटा गिवन हो। अगर आपके पास वेक्टर ही गिवन है तो एक मेथड ये है, डिटर्मिनेट मेथड कहते हैं इसको। सारणिक रूप में ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आई कैप जे कैप के कैप लिखो पहले और फिर इनके कोफिशिएंट लिख दो A1 A2 A3 B1 B2 B3। फिर इसे अपने सोल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब सदिश रूल क्या कहता है, साइंस वालों तुम्हें तो पता है, आई कैप जे कैप और ये अगर क्या हो के कैप एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर अपने लें, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है बच्चों, जीरो होता है ना, क्योंकि आई और आई के अंदर एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। किसी सदिश का खुद के साथ एंगल कितना बनता है, 0। तो ये देखो यहाँ अगर पुट करेंगे आई क्रॉस आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन 0 0, इसलिए अगर सेम हो तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जे क्रॉस जे क्या होगा बच्चों, 0। के क्रॉस के क्या होगा, 0। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है सदिश नियमों का पालन करता है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, आई क्रॉस जे क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट वाला के कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आ जाएगा, उल्टा चलोगे ना, जे क्रॉस आई तो आएगा माइनस का के कैप। आगे बात समझ, तो यहां से तुम काफी बातें समझोगे। ध्यान से देखो क्या क्या, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई। एक ही डायरेक्शन में चलोगे तो नेक्स्ट वाला, रिवर्स चलोगे अगर तो नेक्स्ट वाला आएगा लेकिन नेगेटिव। जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस का जे। आगे बात समझ, इसकी हेल्प से पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हमें गिवन हो सदिश रूप में, एडजेसेंट साइड गिवन हो, संलग्न इसके साथ वाली ये एडजेसेंट साइड गिवन हो, तो अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो इसके एरिया का फॉर्मूला है बच्चों हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये है। ठीक है, अब अगर ये क्या बन जाए, ट्राइंगल क्या बन जाए बच्चों, एक पैरेललोग्राम बन जाए, समांतर चतुर्भुज बन जाए, तो जितना इसका एरिया उतना एरिया इसका होगा। तो यहां से तुम खुद दिमाग लगा सकते हो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा बच्चों,
ओनली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। कंडीशन क्या है कि ये उसकी एडजेसेंट साइड हो किसकी, पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की। अब ध्यान से सुनो, स्क्वायर यानी वर्ग, आयत यानी रेक्टेंगल, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, ये सारे के सारे क्या है, पैरेललोग्राम तो है ही, क्योंकि इनकी ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल तो है ही, समांतर है ही, इसलिए उन सभी का भी अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा सिर्फ। ठीक है, ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, जहाँ ए और बी क्या है, उनकी एडजेसेंट साइड है, संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे अपने, जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तब अपने करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अपने ये ऑलमोस्ट इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया, एक बार फिर से, पहले भी समझाया था, आज फिर से कर लिया। अब अपने करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 10.4 का। फर्स्ट है, ए वेक्टर दिया है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप। बी वेक्टर क्या है बच्चों, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लो, आई कैप जे कैप के कैप। 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2। तो पहले आई कैप के लिए, फिर माइनस जे कैप के लिए, फिर प्लस के कैप के लिए। फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा था, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस। आई कैप के लिए क्या करेंगे, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी। माइनस 7 2 जा माइनस 14, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, लेकिन फॉर्मूले में एक प्लस होता है, तो माइनस का 14 प्लस का 14 कितना हो गया, 0। समझे बात को, एक बार फिर से, माइनस 7 इंटू 2, ये देखो माइनस का 14, फिर माइनस फॉर्मूले का 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, इधर आके प्लस का 14। अब जे के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 2 जा 2 माइनस 3 7 जा 21। के लिए ये गया, ये गया, माइनस 2 माइनस 7 3 जा माइनस के 21, इधर आके प्लस का 21। तो ये हो गया बच्चों 0 आई कैप, माइनस का 19 बनेगा, बाहर आके प्लस का 19 हो जाएगा जे कैप, इधर भी प्लस का 19 के कैप। तो ये क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, सेम टर्म ये डबल होगी। ऐसे इसलिए लिखा है ताकि 19 के स्क्वायर का बाहर 19 आ सके और अंदर √2 लिख सके, और इसके साथ लगा दिया यूनिट। आगे बात समझ, नहीं लगा सकते। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। वो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे रखे हैं। ए वेक्टर क्या है पढ़ो, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 है क्या के कैप। बी वेक्टर है बच्चों हमारे पास क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। वो कह रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, हाँ, की लंबवत दिशा में इकाई सदिश, मात्रक सदिश या इकाई सदिश, ए प्लस बी और ए माइनस बी की परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। बिल्कुल आसान है, बस समझ आनी चाहिए। समझ लो, ये मैंने डायरेक्शन बनाया, ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी, इनकी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में, यानी ये ऐसे, ये वाला, तो ये किसके बराबर आएगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर ही तो आएगा। फिर हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ए प्लस बी फाइंड करते हैं पहले, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम सी वेक्टर मान लेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं लिखना पड़ेगा, सी से मान दिए। दोनों को जोड़ा, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप
प्लस 0 के कैप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को बच्चों मान लिया डी वेक्टर, घटाओ 3i में से आई गया 2i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हम क्या करेंगे, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर फाइंड कर लेंगे। आई कैप जे कैप के कैप, 4 4 0 2 0 4, पहले आई कैप के लिए, फिर माइनस जे कैप के लिए, फिर प्लस के कैप के लिए। प्लस माइनस प्लस साइन होता है, 4th चैप्टर में पढ़ के आए हो। कॉलम गया रो गई, 4 चौके 16, ये तो 0 हो गया। कॉलम गया रो गई, 4 चौके 16, ये 0 हो गया। कॉलम गया रो गई, ये 0, ये 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का, क्योंकि ऐसे करके ऐसे करता है तो बीच में माइनस लगता है फॉर्मूले का। 16 आई कैप माइनस के 16 जे कैप माइनस के 8 के कैप। ये सी क्रॉस डी है बच्चों। हमें वो कह रहा था कि इनके जो परपेंडिकुलर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, इकाई सदिश। यानी ये जो सी क्रॉस डी है इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इकाई सदिश। तो इस सी क्रॉस डी को बच्चों मैं क्या मान लेता हूँ, पी वेक्टर मान लिया मैंने। क्या मान लिया, पी वेक्टर, ताकि मैं पी कैप इजीली फाइंड कर सकता हूँ। पी कैप क्या होगा, पी वेक्टर अपॉन में मॉडुलस पी, ये पढ़ के आए थे हम। तो पी वेक्टर आ गया, तो बच्चों ये पी वेक्टर सेम का सेम डिवाइड में आएगा बच्चों इसका मॉडुलस। अब इसका मॉडुलस बताओ, इधर फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में 16 का 256, इसका भी 256, 512, 512 इसका 64 हो गया। 512 और 64 कितने हो गए, 576। 576 किसका होता है, 24 का होता है। ठीक है, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऊपर से 8 कॉमन आ रहा है, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप बटे में 24। 8 24 को काट देगा 3 पे, ये 3 इन तीनों के नीचे अलग अलग कर देना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश कहते ही क्या पता चल गया कि जो ए वेक्टर है बच्चों हमें गिवन है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, पहले दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास कंडीशन आ गई, ये A1 A2 A3, A1 A2 A3, ये इसके जो DR है वही DC है। A1, A2, A3 आर DR एंड DC। सो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इक्वल 1 आ गया। इतनी बातें पता चल गई। A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इक्वल 1 कैसे लिखा, DCs के अंदर रिलेशन लिखवाया था ना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, तो ये जो गुणांक होते हैं ना बच्चों, यही क्या होते हैं, DC होते हैं और DR भी होते हैं। तो इनके स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, ए वेक्टर आई कैप के साथ जो एंगल बना रहा है, ए वेक्टर एंड आई कैप मेक π/3 एंगल। ए वेक्टर जे कैप के साथ क्या बना रहा है, π/4। ए वेक्टर के कैप के साथ क्या बना रहा है, थीटा, वो हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। और हमें ए वेक्टर भी बताना है कि क्या होगा वो। ठीक है, तो देखो हम करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ जी, ध्यान से देखो। ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर और आई कैप के बीच में एंगल π/3 बन रहा है ना, तो ए वेक्टर का बच्चों डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई कैप के साथ, किसके बराबर होगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकता था मैं, ठीक है, लेकिन डॉट से ये इजी रहेगा क्वेश्चन। ए वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करूँ, ए वेक्टर क्या है अपने पास, A1 आई कैप क्या लेट किया है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप।
डॉट आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और आई कैप तो खुद ही यूनिट वेक्टर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। कोस थीटा कितना है इनके बीच में π/3, कोस 60 कितना होता है 1/2। तो इस आई कैप का सिर्फ इस आई कैप वाले से ही होगा, बाकी से 0 हो जाएगा, तो a1 रह जाएगा सिर्फ। कोस π/3 होता है कोस 60 1/2, तो a1 आ गया बच्चों 1/2। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0। a1 आ गया हाफ, ये देखो इसकी वैल्यू आ रही है, a1 आ गया, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, फिर पुट कर देंगे, a वेक्टर आ जाएगा। नाउ a वेक्टर डॉट जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ j, कोस डायरेक्ट लिख रहा हूँ 45 डिग्री π/4। a वेक्टर डॉट j, यही वैल्यू रख देना a वेक्टर की, और j के साथ करेंगे तो सिर्फ a2 आएगा। ये 1 कोस 45 आ गया 1/√2, तो a2 कितना आ गया बच्चों 1/√2। a1 आ गया, a2 आ गया, हमें a3 फाइंड करना है। कहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, a1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, फिर a2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, प्लस a3 का स्क्वायर इक्वल 1, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2, ये a3 का स्क्वायर इक्वल 1, 1/4 का मतलब होता है पाइयो, कितना पाइयो, आधे का मतलब आधा किलो, आधा किलो और पाइयो कितना हो गया 3 पा, यानी 3/4। 3/4 1 में से माइनस होगा तो कितना रह जाएगा 1/4 ही रह जाएगा। 3 पा 1 किलो में से घटाओगे तो पाइयो रह जाएगा, यानी 1/4 रह जाएगा। तो a3 क्या आ गया, इन स्क्वायर रूट 1/4, ये आ गया 1/2। a1 है, a2 है, a3 है, सो a वेक्टर क्या आ गया बच्चों 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। डन, इसे नोट कर लीजिए। क्या, हाँ कौन भी फाइंड कर देते हैं। नाउ ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। कोस स्क्वायर अल्फा मैंने ये बताया, यही आपकी LMN है, a1 a2 a3 यही LMN है। तो ये क्या है a1 का स्क्वायर, ये क्या है a2 का स्क्वायर, यहाँ से तो गामा निकालना है इसलिए इसको a3 का स्क्वायर मत लिखो, ये लिख दो बस। a1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, a2 का स्क्वायर 1/2, ये कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, सॉरी गामा, ये वही 1/4 1/2 इधर माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1/2, सॉरी 1/4, कोस गामा स्क्वायर हट के रूट लगेगा तो 1/√2 आ जाएगा, सॉरी 1/2 आ जाएगा। तो गामा आ जाएगा बच्चों, कोस गामा इक्वल 1/2, तो गामा कितना आ गया π/3, 60 डिग्री पे होता है 1/2, तो गामा कितना आ गया 60 डिग्री π/3। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 दे रखा है, ए वेक्टर मान लो a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। याद रखो जब ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है इन तीनों के स्क्वायर का सम, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जब इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है तो क्या होते हैं DC होती है, वो ये बताया था मैंने आपको, दिक को साइन, दिक को ज्याइन। तो ये a1 a2 a3 DRB और DC दोनों का वर्क कर रहे हैं, तो इनमें रिलेशन ये हो गया a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर क्या हो गया 1। क्वेश्चन में लिखा है ए वेक्टर यानी ये जो वेक्टर है और आई कैप के साथ एंगल π/3 बन रहा है 60 डिग्री का, ए वेक्टर और जे कैप के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ए वेक्टर और के कैप के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। हमने ये जो कंडीशन दी है ये लिखी है, ए डॉट आई कर दिया, ए का और आई का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, क्रॉस से भी फाइंड कर सकता था, उससे लेंथ ही बढ़ता इसलिए उससे नहीं किया। ए डॉट आई होता है मॉडुलस ए मॉडुलस आई कोस थीटा, थीटा दे रखा है 60 डिग्री π/3, मॉडुलस ए मॉडुलस आई 1 होगा क्योंकि दे रखा है, मॉडुलस ए वेक्टर का भी मॉडुलस 1 है और आई कैप तो होता ही 1 है।
ए वेक्टर की जब मैंने ये वैल्यू पुट की तो आप ध्यान से देख सकते हो आई का सिर्फ आई के साथ ही होगा तो A1 आ जाएगा। कोस 60 होता है 1/2, जैसे ये A1 1/2 आ गया, A डॉट J करोगे तो सेम वही A2 क्या आ जाएगा 1/√2। A1 A2 तो आ गया, लेकिन A3 फाइंड करना है तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर दो, A3 आ जाएगा। ठीक है, 1/2। लेकिन A3 आने के बाद हमें ये थीटा भी तो फाइंड करना था, तो आप सेम वही लिखो। ए वेक्टर का आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा और एम्फेसाइज करो, अगर समझो, तो ये क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 है। क्योंकि डीसी क्या होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनते हैं उनके कोस के बराबर होती है, तो उनके स्क्वायर का सम 1 होता है, आइडेंटिटी है। कोस स्क्वायर अल्फा को मैं A1 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये कोस अल्फा होता है और ये A1 के बराबर है, तो ये A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे गामा फाइंड करना है इसलिए इसको A3 का स्क्वायर ना लिख के कोस स्क्वायर गामा ही लिख लिया। सेम वही कैलकुलेशन कर ली, इनकी वैल्यू पुट कर दी, A1 A2 की यहाँ से इधर कैलकुलेशन कर ली, कोस गामा 1/2 आ गया, तो कोस थीटा 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, तो गामा आ गया π/3। इस बात का मतलब है ये जो ए वेक्टर है ये के कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री। आगे बात समझ, नेक्स्ट पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल प्रूफ करना है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ फिर मैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। इधर फिफ्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल दे रखा है 0। वो तो प्रूव करना है ना, यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है फिफ्थ में। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब माइनस बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है बच्चों मॉडुलस ए वेक्टर साइन थीटा यानी साइन 0 आ गया। सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, सेम वही मॉडुलस बी वेक्टर साइन 0 आ जाएगा बच्चों। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बी क्रॉस ए जो होता है बच्चों, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो होता है वो माइनस में ए क्रॉस बी के बराबर होता है। सैदिश नियम जानते हो, अगर ऐसे घुमाएंगे तो माइनस का फर्क पड़ेगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड आई बच्चों, ए क्रॉस ए 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, बी क्रॉस ए की जगह क्या लिख दिया माइनस में ए क्रॉस बी, और ये माइनस बी क्रॉस बी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये बच्चों डबल हो गए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही आपको प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, वो कह रहा है ये अगर 0 के बराबर हो तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करो। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू। बिल्कुल आसान है, जो हमें दे रखा है वो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, यानी हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल में 0 दे ही रखा है। तो आई कैप जे कैप के कैप, ये 2 6 27, आई कैप का गुणांक 1, जे का लैम्डा, ये म्यू आ गया। अब ध्यान से देख लेना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये 0 है ना बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, ताकि दोनों तरफ कंपेयर करना आसान हो जाए। ये कॉलम गई, ये रो गई, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ठीक है, ये गया 2 म्यू माइनस 27,
ये गया 2 लैम्डा -6। तुलना कर दी दोनों तरफ आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर आई कैप का गुणांक इसके साथ 0 के साथ रखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है। ये अगर रखूँ ना 2 म्यू -27 वो भी माइनस का, ये देखो ये माइनस, इधर क्या है 0, तो माइनस का 2 म्यू प्लस का 27 बराबर 0, 27 बराबर 2 म्यू, म्यू आ गया बच्चों 27/2। अब के कैप वाला 2 लैम्डा -6 बराबर 0, तो लैम्डा आ गया बच्चों 3। इधर ही नहीं रखेंगे, दोनों की वैल्यू आ गई। इधर आ, तेरे कान पे रखो फिर तेरे को पता चलेगा। 5th हो गया बच्चों। 6th पढ़ो क्या कह रहे हैं। ए डॉट बी दे रखा है बच्चों 0। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो 6th, मैं पढ़ा देता हूँ तुमको, कुछ करना है तो मेरे पढ़ाए हुए ऐसे ही कर लो। ए डॉट बी इक्वल है 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी है बच्चों 0। वो कह रहा है सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ए डॉट बी बच्चों जब 0 है, इस बात का मतलब होता है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर की। ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब बच्चों ए वेक्टर क्या है, समांतर है बी वेक्टर की। आगे बात समझ। क्या ऐसे कभी संभव है कि दो सदिश परस्पर लंबवत भी हो और समांतर भी हो? ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव। तो कह देना यह स्थिति संभव नहीं है, दिस कंडीशन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 7 नंबर। क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? हाँ, वो क्या कह रहा है कि ये कंडीशन किस स्थिति में सही है। देखो ए डॉट बी अगर 0 है, इसका मतलब मैं कुछ समझा रहा हूं, ये तो समझ ले होते। क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये कब, ये स्थिति कब संभव है बच्चों? जब दोनों का मॉडुलस 0 होगा, उसी केस के अंदर ये संभव है, अदरवाइज नहीं है संभव। अगली बात समझ। 7 नंबर पढ़ो। सेवन नंबर में आपको बता देता हूं, आप कर लेना। 7 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, उसके अंदर जो फर्स्ट जो दे रखा है वो आपको ए वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर लिख लेना A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर लिख लेना B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप। सी वेक्टर लिख लेना C1 आई कैप C2 जे कैप C3 के कैप। तो जो आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आप फाइंड करोगे। कैसे? पहले बी और सी का टोटल कर लो, फिर उसका ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, वही डिटर्मिनेंट बना के। ठीक है, फिर जो राइट हैंड साइड है उसमें हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से, और बी ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, जो लेफ्ट में आया था वही राइट में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8th पढ़ो। 8वें में कह रहा है बच्चों ए 0 है और बी 0 है, तब ए क्रॉस बी के बारे में आप क्या कर सकते हो? तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके जैसा मैंने सेम आपको करवाया था, मैं क्वेश्चन बता देता हूं, आपको वैसे कर लेना। ये मैंने करवाया था बच्चों आपको 10.3 का 14वां क्वेश्चन करवाया था। 10.3 का 14वां, वहां पे डॉट था बस, यहाँ पे क्या है ए क्रॉस बी है, तो वो करवाया था सेम उसी की तरह, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। 8वां जो क्वेश्चन है 10.4 का, वो 10.3 के 14वें क्वेश्चन की तरह है। 10.3 की वीडियो में देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, और उसके बिहाव पे फिर दिमाग लगा लेना, ये 14वां हो जाएगा। 10.3 के 14वें के जैसा कौन सा है? 10.4 का 8वां। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा दिमाग लगा लेना। डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या लिखवाया था? मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखवाया? मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके 9th क्वेश्चन पे।
9th क्वेश्चन में एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं ABC, ए दिया है बच्चों हमें 1,1,1, बी है 2,3,5 और सी है बच्चों 1,5,5। वो कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके दिखाओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। 9th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ए है 1,1,2, बी है बच्चों 2,3,5, सी है बच्चों 1,5,5। तो इस बिहाफ पे अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ इसकी जो एडजेसेंट साइड है उनके वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी ये वाली साइड संलग्न भुजा BC और BA का क्रॉस प्रोडक्ट। BC फाइंड कर लेते हैं पहले, BC ये देखो 1 - 2 माइनस का i कैप, 5 - 3 2j कैप, 5 - 5 0k कैप। BA वेक्टर बच्चों 1 - 2 माइनस i कैप, 1 - 3 - 2j कैप, 2 - 5 आ गया बच्चों माइनस का 3k कैप। बीच में बोलते हो ना, गलती हो जाती है, ऐसे कहना होता है। देखो ध्यान से, आई कैप के लिए ये कॉलम गया, ये रो गया माइनस का 6, माइनस जे कैप के लिए ये कॉलम गया, ये रो गया प्लस का 3, माइनस प्लस के कैप के लिए ये कॉलम गया, ये रो गया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 4 हो गया बच्चों। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 45 + 16 √61 आ गया बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू √61, यही आंसर है। साथ में बस लिख दो यूनिट स्क्वायर। नोट कीजिए, ये हो गया। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, आपको ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर है i कैप - j कैप + 3k कैप और बी वेक्टर दे रखा है बच्चों आपको 2i कैप - 7j कैप + k कैप। वो कह रहा है बच्चों ये समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, तो एरिया फाइंड करो। बिल्कुल आसान है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करोगे। आई कैप ये गया -1 प्लस का 21 20 आ गया, माइनस जे ये गया 1 6 -5 प्लस के कैप के लिए ये गया -7 प्लस का 2 माइनस का 5 ये गया ये हो गया 400, ये 25 ये 25, एक सेकेंड, ये आ गया बच्चों 450, ये हो गया बच्चों कितना 25 × 9 × 2, तो ये गया 5 × 3 √2, 5 3 15 √2 वर्ग इकाई। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 7वीं नोट कर लेना, रुको ये 10th है। हाँ जी, 11वां जो है बच्चों आपके पास ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। तो बच्चों ए क्रॉस बी मॉडुलस ए दे रखा है बच्चों आपको कितना 3, मॉडुलस बी कितना दे रखा है बच्चों √2/3,
साइन थीटा। वो कह रहा है ये 1 कब होगा, यानी यूनिट वेक्टर कब होगा। तो यहाँ से बस कैलकुलेशन कर लो, 3 से 3 कट गया, ये √2 इधर आ गया, 1/√2 बराबर आ गया बच्चों साइन थीटा। आपको मैग्नीट्यूड इसका 1 दे रखा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कब होगा 1, तो 1 कब होगा थीटा फाइंड कर ले। तो साइन थीटा बराबर 1/√2, थीटा आ गया 45 डिग्री। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से देखो बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा है, आयत। एक आयत जो होता है वो भी एक पैरेललोग्राम तो होता ही है, समांतर चतुर्भुज तो होता ही है। तो ये वाला एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे अपना। मैं तुमको बता देता हूँ, इसकी वर्टिसेस दे रखे हैं बच्चे तुमको। ए दे रखा है आपको माइनस का i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस 4k कैप। इसे ए वेक्टर मान लो। एक ये आ गया बच्चों, और इसका जो बी है वर्टिसिस, बी वर्टिस जो है बच्चों उसका i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस 4k कैप है। इसे बी वेक्टर मान लो। सी वाले को, सी है बच्चों i कैप माइनस हाफ j कैप प्लस 4k कैप। माइनस आई है क्या, देख प्लस आई है या माइनस लगाया, लगाया क्या, ये लो माइनस। डी है बच्चों हमारे पास, डी तो है ही नहीं, 0 i कैप के a1 i कैप। नहीं सर सही लिख रहे हैं, मैं तो सही लिख रहा था भाई। माइनस का i कैप माइनस का हाफ j कैप प्लस 4k कैप। ये बच्चों ये चारों वर्टिसेस दे दिया आपको। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करेंगे तो ये रूल लगा देते हैं कि इसकी एडजेसेंट साइड का, ये दो एडजेसेंट साइड है ए बी एंड ए डी, तो ए बी वैक्टर क्रॉस अगर आप ए डी वैक्टर फाइंड कर लोगे और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। क्योंकि आयत जो होता है वो भी एक समांतर चतुर्भुज की तरह ही व्यवहार करता है, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक ही बात है। तो ये क्या कह रहा है, एडजेसेंट साइड का तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, ये एडजेसेंट साइड होगी, संलग्न भुजाएं ए बी एंड ए डी। तो ए बी वैक्टर आएगा बच्चों, देखो क्या ए बी वैक्टर ये रहा, बी माइनस ये आई में से माइनस आई जाएगा तो 2i कैप ऐड हो जाएगा ना, हाफ जे में से हाफ जे जाएगा 0j कैप, 4k में से 4k गया 0k कैप। अब ए डी वैक्टर ध्यान से देखिएगा, ए डी डी माइनस ए करेंगे, माइनस आई में से माइनस आई जाएगा 0i कैप, माइनस हाफ जे में से हाफ जे जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों, 4k में से 4k जाएगा 0, ठीक है 0 हो जाएगा ना, 4k में से 4k खत्म हो गया। ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर और इसका मैग्नीट्यूड आई जे के 2 0 0 0 माइनस 1 0, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। कॉलम गया रो गई, ये 0 ये 0, कॉलम गया रो गई 2 × 0 0 0, ये कॉलम गया रो गई 2 एकम 2 माइनस का 2। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ये 0 ये 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 2 वर्ग इकाई। सी ऑप्शन है क्या, सही है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही बच्चों एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हो चुकी है अपनी। नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपने इसकी मिसलेनियस कंप्लीट करेंगे, ठीक है।